चलो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो 12th में पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सबसे पहले हम लोग जो सिलेबस है उस पे आते हैं। किसका मार्क्स कितना है, कितने पीरियड्स लगते हैं, कितना, जिसको नंबर ऑफ क्लासेस कह सकते हैं। तो पहला हमारा यूनिट 1 है। ध्यान दोगे स्क्रीन पे। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसमें 2 चैप्टर इंक्लूड है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। इस दोनों को मिला के ऐसे नंबर ऑफ पीरियड्स 26 है। तो जो नंबर ऑफ पीरियड्स है वो थियोरेटिकल है, न्यूमेरिकल ऐड नहीं है। यदि प्रॉब्लम्स को हम लोग ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ जाएगा। दूसरा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो यूनिट 2 में आएगा, और चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों को मिला दे, ये 18 नंबर ऑफ पीरियड्स है। तो टोटल बोर्ड में 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसमें 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग टाइप के, ये मिक्स रहेगा। पहले क्या था, ये इंडिविजुअल, ये दोनों चैप्टर मिला के 8 मार्क्स का, और फिर ये 7 और 8 वैरी करता था। तो इसमें क्या होता था कि कभी इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन कम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ज्यादा। तो उस सबको हटा करके सीबीएसई ने कर दिया कि इन दोनों को कॉमन करके 16 मार्क्स का। ठीक, नेक्स्ट हमारा यूनिट 3 है, जिसे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म है, जो 10th पर बेस्ड है। जो आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वगैरह ये सब नाम सुना होगा, वो आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब मैग्नेटिज्म, जिसमें आपने बार मैग्नेट, मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, वो इस कैटेगरी में आ जाता है, जो चैप्टर 4 और 5। इसके भी नंबर ऑफ पीरियड्स 25। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 10th में पढ़ा था, और ऑल्टरनेटिंग करंट एसी, जो अभी हम लोग सप्लाई में देखते हैं। इनको मिला दे तो ये फिर वो 25 नंबर ऑफ लेक्चर्स हो गए, नंबर ऑफ पीरियड्स 24, और इनको सबको मिला दे तो ये 17 मार्क्स का हो गया। तो ये हमारा एक यूनिट 4 तक का पार्ट हो, जिसमें ये फर्स्ट बुक कंप्लीट हो। ऐसे फर्स्ट बुक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लेकिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से वो सेकेंड बुक में चला जाता है। तो ये यूनिट 4 तक हमको आने में टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पीरियड्स भी ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इसमें सबसे ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है सेकेंड बुक। तो सेकेंड बुक में हम यूनिट, ऐसे सेकेंड बुक तो स्टार्ट होगा ऑप्टिक्स से, लेकिन नंबर ऑफ पीरियड्स या आप मार्क्स कहेंगे तो यूनिट 5 और 6 एक साथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर चैप्टर 9 और 10 में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स है। जैसे आपने कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, लेंस का इमेज फॉर्मेशन, वही 10th का पार्ट। इन सबको मिला दे तो ये टोटल 18 मार्क्स का। फिर केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे 11th में, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, जिसमें कि वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इन सब के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो इस चैप्टर में आ जाएगा, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इस चैप्टर 11 है। फिर आपने पढ़ा होगा बोस थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसमें लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पासन सीरीज, वो एटम्स में आ जाएगा। और रेडियो एक्टिविटी पार्ट तो डिलीटेड है, उसमें बाइंडिंग एनर्जी वगैरह पार्ट आएगा तो वो न्यूक्लियाई में आता। और फाइनली हमारे पास लास्ट 14 चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसमें लॉजिक गेट्स, थोड़ा ब्रीफ आइडिया है, और बिहार बोर्ड में काफी डिटेल्स में। तो ऐसे देखा जाए तो नंबर ऑफ पीरियड्स 160 है। तो मंथ वाइज आप देखें तो 20 पर मंथ क्लासेस, तो उस हिसाब से आपका 8 मंथ्स का सिलेबस, ऐसे आप देख लीजिए। आप प्रॉब्लम को ऐड कर देंगे तो ज्यादा होगा।
इसलिए यदि वीक में 5 डेज 6 डेज एवरेज आ रहा है क्लास, तो 8 मंथ्स का सिलेबस होता है, मतलब दिसंबर तक जाता है विद रिवीजन। ठीक, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से सबको ऐड करेंगे तो 70 मार्क्स। ठीक, तो ये पूरा चैप्टर वाइज हमने मार्क्स लिख दिया, तो दिमाग में भी रहेगा कि हमको किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक, अब स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में। पहला टर्म या चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको वर्ड ऑरिजिन से इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स लिखा है, ब्रेक कर दिया। देखो, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब या स्टैटिक का मतलब हो गया रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में होगा, उसके बारे में जो स्टडी करेंगे उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे। ठीक, इसलिए सिंपली लिखा, देखो देखो, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अब जब चार्ज रेस्ट में रहेंगे तो क्या क्या हम लोगों को मिलता है। सिंपली, यदि स्टेशनरी चार्ज है रेस्ट में, अब मान लो कि हमने सिंपली एक बॉडी पर चार्ज प्लस क्यू एज्यूम किया, दूसरे पर भी प्लस क्यू। अब दोनों ये नियरर है तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। यदि एक पर चार्ज पॉजिटिव दूसरे पर चार्ज नेगेटिव हो तो क्या हो, हम लोग जानते हैं अट्रैक्शन। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन इंटरैक्शन को बताता है। टर्मिनोलॉजी को समझो, फिजिक्स को कॉम्प्लिकेटेड मत बताओ। सिंपली फिजिक्स एक तरह से आप समझ ले कि कम्युनिकेशन ही है। टर्मिनोलॉजी बदल जाता है, डेली लाइफ में हम लोग इसको यूज करते हैं। यदि प्लस क्यू है तो रिपल्सन होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू है अट्रैक्शन। ये हम लोग पढ़ते हुए आ रहे बच्चे से। अब यहां अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों को हमको एक साथ बताना, तो इंटरैक्शन। तो इंटरैक्शन का मतलब समझ जाए कि या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। हम लोग कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में, आज गए भाई उज्ज्वल आया क्लास में, उससे मेरा इंटरैक्शन बहुत पुराना है। क्या मतलब है? हो सकता है हमारी ट्यूनिंग होती हो सकता है हम लोगों के बीच में हमेशा हॉट डिस्कशन होता हो। इसका मतलब यहां पर हम दोनों एक दूसरे से इन्फ्लुएंस है या नहीं है। तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन है, उसको नाम दे दिया इंटरैक्शन। तो वो फोर्स के कैटेगरी में आ गया। अब फोर्स के कैटेगरी में आ गया, मान लो कि हम यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है और आप लोग एक टेस्ट चार्ज हो। आप मेरे इन्फ्लुएंस में आ गए, क्लासरूम में बैठ गए। जो मेरे इन्फ्लुएंस में नहीं है वो क्लासरूम से बाहर है। इसका मतलब मेरे इन्फ्लुएंस में आने वाले रीजन को हम फील्ड कहते हैं। भाई पिच है, अंपायर है, बैट्समैन है, बॉलर है, विकेट कीपर है, तो उसके सराउंडिंग में जितने लोग हैं फील्ड के अंदर है। और जो ऑडियंस है वो तो फील्ड में नहीं कहलाते, प्लेइंग 11 कहलाता है। इसका मतलब जो इस चार्ज के सराउंडिंग में स्पेस होगा वो फील्ड कहलाएगा। क्लियर? अब मान लो कि बॉल यहां पर चला गया, इसने थ्रो किया या दौड़ते हुए आ गया, इसका मतलब क्या, वो एक एडिशनल वर्क कर रहा है। तो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जब ले जाते हैं तो एक एडिशनल वर्क होता है, उसका नाम आ जाता है पोटेंशियल। इसका मतलब यदि चार्ज स्टेशनरी है तो फोर्स होगा, और क्या हो सकता, फील्ड होगा, और फिर पोटेंशियल होगा। तो दूसरी भाषा में क्या लिखा है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of forces, fields and potential। और ये कहां से आ रहा है, स्टैटिक चार्ज से, इसलिए arising from the static charge। आ गया लैंग्वेज समझ में? 100%, तभी आगे बढ़ेंगे एकदम 100%। 11th वाली बात नहीं है, पूरे एक एक पार्ट को, एक एक टर्मिनोलॉजी को समझना है। क्लियर? तो डेफिनेशन हो गया कंप्लीट हमारा। अब यहां पर
Simply, the Greek first noticed electric charge by rubbing amber. अंबर एक येलो रेसाइनस सब्सटेंस है, अभी हम दिखाएंगे पिक्चर। इसने सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर था थेल्स, और ग्रीक में एक प्लेस है माइलेटस, वहीं से वो बिलोंग कर रहा था। वो साइंटिस्ट नहीं, ग्रीक फिलोसफर। उसने ऑब्जर्व किया एक लकड़ी के लट्ठे की तरह होता है अंबर, वो बाल्टिक सी में मिलता है। तो अंबर को उसने वुलन क्लॉथ पे रब किया, और रब करके वो देखा कि स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास जब लेके गया, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास, तो वो अंबर अट्रैक्ट करने लगा। तो अंबर ग्रीक वर्ड, उससे उसको इलेक्ट्रॉन मिला। तो इलेक्ट्रॉन को वो के लिखता था सी की जगह पर, फिर धीरे धीरे हम लोग मॉडिफाई हुए तो उसका नाम इलेक्ट्रॉन हो गया। तो चार्ज के बारे में सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर थेल्स का ही कंट्रीब्यूट, इसलिए हमने नाम लिखा, और उसका नाम क्या हो गया? अंबर। अंबर से इलेक्ट्रॉन आ। ठीक, अब आ जाइए। जैसे ये मान लो कि किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये चार्ज सरफेस पे होल्ड कर रहा है, कभी भी चार्ज इनसाइड नहीं होगा, वो हमेशा सरफेस पे होल्ड करेगा। ठीक, अब ये चार्ज क्या है? स्टेशनरी है, नॉट इन मोशन। ध्यान देंगे मेरी बात को, ये चार्ज बिल्कुल स्टैटिक है, मोशन में नहीं है। लिख भी दिया, दीज चार्जेस आर नॉट इन मोशन बट स्टेशनरी ऑन द सरफेस। ठीक, और इसी चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिक चार्ज। और ये नाम क्या बन गया? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसलिए जो चार्ज सरफेस पे स्टेशनरी होगा उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, और वही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए, बहुत सारे तरीके से समझाने का कोशिश किया। जैसे सिंपल एक कॉपर वायर, ठीक, वायरिंग किया हुआ है। अब ये कॉपर वायर है, अब इसमें यहां पर हमने एक नेगेटिव टर्मिनल दिया, यहां पर हमने एक पॉजिटिव टर्मिनल दिया। नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल वायर से, सोर्स से। ठीक, और इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं नेगेटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मूव करके सरफेस पे जा रहा है, ठीक, मूव करते जा रहे हैं, सरफेस पे जाते जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे इसको? यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, जबकि हमारा ब्रांच क्या है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो यहां पर फिर वही कहता है कि दिस चार्जेस आर इन मोशन। अब ये चार्ज जब मोशन में आ गए तो ये क्या बन जाएगा भाई? स्टडी ऑफ दिस चार्जेस इज कॉल्ड डायनामिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, जिसमें हम लोग मोशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करें। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्टेशनरी चार्ज की बात करें। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक, अब आ जाए कि इन दोनों में हमारा डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम देखें तो जब चार्ज स्टेशनरी होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, और जब चार्ज मोशन में होगा तो क्या बन जाएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए कंफ्यूजन नहीं, एकदम हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चार्ज स्टेशनरी के बारे में ही हम लोग पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करेंगे, जब तक कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर नहीं आता। अब आ जाए चार्ज का डेफिनेशन क्या कहता है। ये कहता है कि एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का जिससे हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को बता सकते। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, सिंपल चार्ज की बात कर रहे हैं। तो जब चार्ज स्टेशनरी है तो अभी क्या क्या कहा? फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पोटेंशियल, और फिर हम लोगों ने फील्ड कहा। ये सारे किस में आ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब वही चार्ज जब मोशन में होगा तो हम लोगों ने पहले पढ़ा होगा क्लास 10th में, याद होगा कि जब करंट का फ्लो होता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट याद होगा। इसका मतलब यदि चार्ज मोशन में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जब चार्ज स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए चार्ज इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। जब स्टेशनरी तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, इन मोशन मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया क्लियरली 100%? अब यहां पर देख ली सिंपली, पॉजिटिव निगेटिव के बीच में क्या होगा भाई? अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन, निगेटिव के बीच में रिपल्सन। ये बहुत बेसिक चीज है, मतलब एक समझाने के लिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। दिस फोर्स क्या है, किसके कारण से भाई? चार्ज के कारण से ही यार। अब आ जाए तो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन, थोड़ा सा एंशियंट टाइप में भी हम लोग आ जाए। एक विलियम गिलबर्ट और एक बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो सबको याद करना बहुत जरूरी है। जैसे हम ऊपर जाएंगे तो फिर यही लोग ना हमको दावत देंगे, और यदि हम इनको याद नहीं करेंगे तो ये तो हमको उठा के बाहर फेंक देंगे। तो विलियम गिलबर्ट ने दो तरह का चार्ज बताया जो एंशियंट टाइम, वो आगे अभी हमने कहा था कि अंबर क्या है? एक लकड़ी के लट्ठे की तरफ पीला पदार्थ है, जिसको येलो रेसाइनस कहा उसने। इसका मतलब रेसाइनस हो गया नेगेटिव के लिए और विट्रस हो गया पॉजिटिव। तो ये एक बार क्वेश्चन आ गया था कि एंशियंट नेम ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव के लिए रेसाइनस और रेसाइनस है, वो छूट गया है, और पॉजिटिव के लिए विट्रस। अब ये कहां से ग्लास रॉड, ये अभी ये बताएंगे, घबराइएगा नहीं। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव कह दिया। इसका मतलब मॉडर्न नेम क्या आ गया? रेसाइनस के लिए नेगेटिव और विट्रस के लिए पॉजिटिव। ठीक। अब ये जो हमने लिखा है कि कैसे ग्लास रॉड को रब करते सिल्क क्लॉथ के साथ, किस पर पॉजिटिव निगेटिव आएगा, वो अभी हम समझाएं। यहां पे सिंपली हमने समझा दो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन, एक आपका विलियम गिलबर्ट और बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग नेगेटिव पॉजिटिव, गिलबर्ट के अकॉर्डिंग रेसाइनस नेगेटिव के लिए और विट्रस पॉजिटिव। ठीक। अब हिस्टोरिकल व्यू, अभी जस्ट हमने कहा कि हिस्ट्री क्या कहता? थेल्स 600 बीसी बिफोर क्राइस्ट, अभी हम लोग एडी में, तो वो थेल्स ऑफ माइलेटस नहीं। जैसे हम मान लो कि कोई फॉर्मूला इन्वेंट करे तो आप क्या लिखोगे? जेडी प्रसाद ऑफ मुजफ्फरपुर। तो वैसे ही थेल्स ऑफ माइलेटस, ग्रीक में प्लेस है, माइलेटस वहां से वो बिलोंग, थेल्स। इसने ऑब्जर्व किया कि अंबर को रब किया वुलन क्लॉथ के साथ, तो अंबर कैसा है? ऐसा पदार्थ, इस तरह का, इसको वुलन क्लॉथ ऐसा होता है। इसको रब किया, दोनों को रब किया। रब करने के बाद अंबर को वो ले गया लकड़ी के, या सिंपली कह सकते कागज के टुकड़े के पास। तो उसने देखा कि कागज के टुकड़े को उसने अट्रैक्ट कर लिया। स्ट्रॉ, भूसा जिसको कहते हैं, उसको अट्रैक्ट कर लिया, डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लिया। तो अंबर में एक अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी डेवलप करी। ये उसका अपना ऑब्जर्वेशन। फिर थोड़ा ये बेस मिलने के बाद फर्दर डेवलपमेंट हुआ। तो फर्दर डेवलपमेंट में क्या हुआ कि वैसे ही हमने देखा कि जब सिल्क क्लॉथ को हमने ग्लास रॉड के साथ रब किया, ग्लास रॉड किस पर पॉजिटिव किस पर नेगेटिव होगा अभी हम सिखाएंगे। ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो उसमें भी देखा कि अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ गया। ठीक। फिर और हम लोग एडवांस हो गए, तो बच्चे में ही खुराफात करने लगे।
हम लोगों को बताएगा कि कंघी के ऊपर रब करते हैं, कंघी से रब करते हैं बाल के ऊपर, और फिर हम स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं तो कंघी उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो एडवांस होने के बाद ये मिल गया। ठीक, अब ये जब मिला कंघी करने के बाद, लेकिन ये कंडीशन होना चाहिए कि ऑल ड्राई कंडीशन, फ्रिक्शन होगा तभी होगा ऐसा। ठीक, तो इसमें भी मिला। इसका मतलब अंबर, ग्लास रॉड, कॉम, ये सारे इलेक्ट्रीफाई हो गए। कंक्लूसिव ही नहीं निकला। अंबर ने है अट्रैक्ट किया, ग्लास रॉड ने अट्रैक्ट किया स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को, और कॉम ने। किस पर पॉजिटिव निगेटिव वो आगे की बात है, और क्यों होता है वो भी सिखाएंगे। यहां तक समझ में आ गया कि जब फ्रिक्शन होगा, रब करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेंगे। यहां तक क्लियर है 100%। अब आ जाए मैकेनिज्म क्या कहता है। मैकेनिज्म कहता है कि जब हम दो सब्सटेंस को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, या सिंपली कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में कि एक पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो डेवलप करता है, उसका एक मैकेनिज्म है। अब वो मैकेनिज्म देखिए क्या, इतना लैंग्वेज में लिख दिया हमने, आप कहेंगे बकवास करने के लिए लिख दिया। सिंपल, एक सब्सटेंस हमारे पास ए है और दूसरा सब्सटेंस बी है। अब ये दोनों को हम रब करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन तभी रिमूव होता है जब वो इलेक्ट्रॉन एक तरह से आप समझ ले लूजली बाउंडेड। हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं? नहीं, हा? ये भी गलत कॉन्सेप्ट है। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन वीकर हो। जो फोर्स जिससे वो इलेक्ट्रॉन बाउंड है न्यूक्लियस से, उसको हम लोग कहते हैं बाइंडिंग फोर्स। अब वो बाइंडिंग फोर्स यदि वीकर हो जाए तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना शुरू, और जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होते वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए हम उसको कहते कि वो आउटर मोस्ट सेल में है। वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस काफी कमजोर हो, वही फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लास में सारे बच्चे होशियार, 2-3 बच्चे एकदम कमजोर है। वो क्या, फ्री, आज आया कल गायब हो जाएगा। एक गायब दूसरे को भी गायब कर देगा, नहीं पढ़ पाएगा। वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नए एग्जाम्पल वैसा ही देना चाहिए जो समझ में आ जाए। समझ में आ गया। अब यहां पर कहता है कि जो उनके बीच फोर्स है, तो जब आप उसको एनर्जी दोगे तब वो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उस एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from the metal surface is known as work function or threshold energy। हमने कह दिया कि भाई मेरा फी ₹X है, ठीक। अब ₹X से कम दोगे तो हम हिलने वाले नहीं, ज्यादा दोगे तो हो सकता है कि हम एकदम क्लास में डांस करते हुए अलग अलग तरीके से पढ़ाने लगे। देखते नहीं आजकल जब यूट्यूबर वगैरह बहुत लोग एनर्जेटिक, क्योंकि हमारा व्यूज कम है तो हमको पैसा मिलता नहीं यूट्यूब से। आज जिसको बहुत मिलते देख तो चिल्लाता रहता है और भी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको ज्यादा पैसा मिलता, बड़े खुश हैं वो। इसका मतलब मिनिमम अमाउंट जिससे कि हम पढ़ा दें वो X है।
घड़ी मत देखो, यहां पढ़ो तो एकदम कंसंट्रेट, घड़ी छोड़ दो। हाँ, घड़ी देख रही बार बार कि कितना टाइम हुआ, कब जाना है। हाँ, यहां पर देखो, यहां कंसंट्रेट हो जाओ। तो मिनिमम अमाउंट एक्स है, उससे कम देने पे हम नहीं पढ़ाएंगे, ज्यादा दोगे तो खुश हो जाएंगे। वही वर्क फंक्शन। अब हमने ए और बी में डिसाइड करना किसका वर्क फंक्शन कम, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा। जैसे हम एग्जाम्पल ले ले कॉम का, ध्यान दोगे, और ड्राई हेयर। अब हमको देखना कि किसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड, मतलब किसका वर्क फंक्शन लोअर है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा लोअर वर्क फंक्शन से हाइयर होगा, तो कम एनर्जी चाहिए। अब कॉम और ड्राई हेयर, कॉम को रब करो ड्राई हेयर के ऊपर, किसका शेप बदलता है? हेयर का। कॉम के स्पाइक हार्डर, वो वहीं का वहीं रह जाएगा, इसका मतलब उसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, ड्राई हेयर का वर्क फंक्शन कम। तो ये डिसाइड हो गया कि ड्राई हेयर का वर्क फंक्शन कम, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लोअर से हाइयर। ड्राई हेयर से किसमें? कॉम। किसने इलेक्ट्रॉन लूज किया? हेयर। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर चार्ज पॉजिटिव, मिल गया, डिसाइड कर लिया। और इस पर नेगेटिव, हो गया, समझ में आ गया। अब मान लो एक एग्जाम्पल और, ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ, कौन लूजली बाउंडेड? ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क क्लॉथ, कौन लूजली बाउंडेड है? सिल्क क्लॉथ। सबने कह दिया सिल्क क्लॉथ। चलो, सिल्क का हम आपको थ्रेड देंगे, आप तोड़ नहीं पाओगे। यदि उंगली में फंसा करके आपने तोड़ने का कोशिश किया तो कट जाएगा। सिल्क के बहुत टाइप होते हैं। नियर बाई भागलपुर में सिल्क का, वहां पर टसल सिल्क बनते हैं, बेंगलोर में भी सिल्क का। और ग्लास रॉड दे रहे हैं जो अंदर से हॉलो है, टूट जाएगा। कौन लूजली बाउंडेड? ग्लास रॉड। ग्लास रॉड से ट्रांसफर सिल्क क्लॉथ। ग्लास रॉड लूजली बाउंडेड, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ग्लास रॉड पे हमेशा दिमाग में रखना पॉजिटिव चार्ज। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक। अब यहां पर देखिए क्या लिखता है, when we rub two substances against each other, तो भाई अगेंस्ट ईच अदर तो एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तो एनर्जी कहां जा रहा है? ओवरकम द फ्रिक्शन बिटवीन देम। और वो एनर्जी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में यूज हो। अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हो रहे हैं? जिसका लोअर वर्क फंक्शन है, और किस में जा रहा है? जिसका लार्जर वर्क फंक्शन। और फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा? जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिसने गेन किया उस पर नेगेटिव चार्ज। यहां तक आ गया समझ में? अब एक सवाल ये आता है कि यहां पर जब कॉम पर नेगेटिव चार्ज हो गया तो कॉम ने स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को कैसे अट्रैक्ट कर लिया? इस पर नेगेटिव चार्ज, और जो पेपर है इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इंसुलेटर है, इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव चार्जेस। तो जब कॉम को आप उसके पास ले जाते हो तो वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो इसका नियर सरफेस क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा।
और आउटर सरफेस क्या कर लेगा, नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर। क्लियर, आ गया समझ में यहां तक। इसलिए जब भी कॉम को हम पेस ऑफ पेपर या सिंपल हम एक पेपर के पास ले जाते हैं, तो पेपर का एक एंड पॉजिटिव और दूसरा एंड नेगेटिव, तो इस एंड पर अट्रैक्शन शो करता है, और ये टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, परमानेंट नहीं होता, बहुत थोड़ी देर तक के लिए होता। आ गया समझ में 100%। अब यहां पर वही एग्जाम्पल दिया। हाँ, तुम ही लोग में से किसी का था वो, हाँ चलो ठीक है, यही कॉम को रब किया। अब चार्जिंग के मेथड, यदि हम फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये था कि जब दो बॉडी को हम रब करते हैं तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, जैसे इन दोनों को हम रब करेंगे तो रब करने के बाद जो फाइनली हमको रिजल्ट मिलेगा आफ्टर रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, तो फाइनली एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज का फॉर्म। इसका मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग में पहला प्रोसेस क्या आया, फ्रिक्शन। हम ब्रीफ कर देंगे नोट्स कैसे बनेगा, बहुत सारा स्लाइड्स है, नोट्स बनाने का तरीका भी। यहां तक आ गया समझ में। अब यहां पर यह भी बात है कि पेयर कैसे बना, तो बहुत सारे नेमिंग है। तो इसमें देखो क्या क्या था, अभी हम लोगों ने किसके साथ रबिंग किया, अंबर और वुलन क्लॉथ, ठीक। तो वुलन क्लॉथ पर पॉजिटिव चार्ज, अंबर पर नेगेटिव। ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ, देखो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही हमने पेयर बना दिया। ड्राई हेयर कॉम, ड्राई हेयर पर क्या, पॉजिटिव चार्ज, कॉम पर नेगेटिव चार्ज। तो ये पेयर से हम हमेशा दिमाग में रखें, ठीक है, रटना नहीं है, इसको इस टेबल को रटते गए, ऐसा करना नहीं है। समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब आ जाए दूसरा प्रोसेस, कहता है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब समझ जाओ, पहले वर्ड वर्ड ओरिजिन से। क्लास में हम आए, मेरा मूड बड़ा ऑफ, तो अंशु ने पूछा क्या हुआ भाई, क्या बात है सर, आप क्यों परेशान। हमने कहा कि भाई फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो इसने सारे बच्चों को कम्युनिकेट कर दिया। सारे बच्चे ने कहा कि ठीक है भाई, सर से अकाउंट नंबर ले लो, सर को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अकाउंट नंबर ले लो। अकाउंट नंबर लिया, सब ने अपनी इच्छा से 10-10 लाख रुपए जमा कर दिए, हमसे पूछा भी नहीं। तो वो इंड्यूस्ड मनी हो गया, बिना डिमांड के मिल गया। इसी का मतलब इंडक्शन है। जब हम किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास ले जाएं, ठीक, अब नेहा के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है, अब वो हमारे अकाउंट के पास चले जाए, कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर हो जाएगा भाई, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, जो भी। तो एक चार्ज बॉडी को हम दूसरे अनचार्ज बॉडी के नियर ले जाते हैं, उसके नियरर एंड पर उसका जस्ट अपोजिट और फॉर्दर एंड पर सिमिलर चार्ज अपीयर हो जाता है। इसी प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं। क्या लिखा है, इट इज द, देख लीजिए, फेनोमेनन, या इट इज फेनोमेनन ऑफ टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन। ये परमानेंट नहीं होता है, टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसमें कि अपोजिट चार्जेस नियरर एंड पर और सिमिलर चार्जेस फॉर्दर एंड। जैसे सिंपली एक ग्लास रॉड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब ये इसके नियर एक अनचार्ज बॉडी, एकदम सिंपल पिक्चर ऐसा बनाया है कि आपको समझ में आना चाहिए। जब इसके नियर ये जाएगा तो ऑब्वियसली इस पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन।
तो नियर एंड पर नेगेटिव और फर्दर एंड पर पॉजिटिव, क्योंकि एक ऐसा रॉड है पॉजिटिवली चार्ज रॉड। आप कहोगे कि सर इसका रिवर्स प्रोसेस, तो जैसे नेगेटिव चार्ज रॉड को ले गए अनचार्ज बॉडी के नियरर, तो जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज और उस एंड पर नेगेटिव चार्ज। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आगे समझ में 100%। तो इंडक्शन टर्म भी सब ठीक, थोड़ा सा और आज फर्स्ट डे कुछ चीजें सिखाएंगे। अब इसके बाद कहता है कि जैसे कोई दो अनचार्ज बॉडी, ये पहला क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का, और एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन से जस्ट पहले का फॉर्मेट है ये। कहता है हाउ कैन यू चार्ज टू अनचार्ज मेटल स्फीयर विदाउट टचिंग इट। अभी इंडक्शन में हमने टच नहीं किया था, सिर्फ उसके नियर लेके गए थे। दो तरह का हमने सीखा, एक फ्रिक्शन सीखा और एक इंडक्शन सीखा। अब कहता है कि दो अनचार्ज मेटल स्फीयर है और दोनों पे हमको चार्ज चाहिए, क्या प्रोसेस है आपके इंडक्शन के कारण। तो अब क्या है, हम दो अनचार्ज बॉडी ले रहे हैं, ठीक। तो हमने स्टेटमेंट भी वैसे ही लिखा, लिखना भी एग्जाम में ऐसे सिंपल, कंसीडर टू अनचार्ज स्फीयर्स ए एंड बी, नाम दे देंगे ए और बी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नियर एक हम ग्लास रॉड लाएंगे, तो इसके नियर एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लाए। जैसे इसके नियर आएगा तो इंडक्शन के कारण क्या होगा, जैसे इसके नियर गया इंडक्शन के कारण क्या होगा, एक पर पॉजिटिव चार्ज दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। किस प्रोसेस से, इंडक्शन के कारण, ठीक। तो यही हमारा प्रोसेस इंडक्शन। जब हम इसको इसके नियर ले गए तो नियर फेस ए का पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया और ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर। क्लियर। अब हमने क्या किया, इसको होल्ड करके रखा और दोनों स्फीयर को स्लाइटली सेपरेट कर दिया, क्योंकि इस पे जो चार्ज का फॉर्मेशन हुआ वो इधर उधर ना हो, बोलचाल की भाषा में। तो हमने थोड़ा सा इसको सेपरेट कर दिया, पहले किया डिस्टेंस मेंटेन कर दिया, तो ये लिख भी दिया, ये होल्डिंग द चार्ज रॉड एंड सेपरेट द स्फीयर्स। अब हम रॉड को हटा देंगे, रॉड को जैसे ही हम हटाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो इसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो अरेंज होने लगेंगे। ऐसे हमको दिखा देना चाहिए था, यहां पर शो करना चाहिए था, ये जो चार्जेस है यहां पर लेफ्ट एंड पर ये यहां आ जाना चाहिए। इसकी जगह पर आप फिगर में ऐसे बना लीजिए, ये रीअरेंज करना शुरू कर देगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में फाइनली इन दोनों को सेपरेट करेंगे, तो इसके ऊपर जो चार्ज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होने, ये कंडक्टर का बिहेवियर होता है। इस तरह से हम लोग जब सेपरेट करके उसको छोड़ देंगे तो फाइनली उसके ऊपर चार्जेस अरेंज हो जाएंगे, ठीक। और ये प्रोसेस क्या है, इंडक्शन। आगे समझ में। अब हमारा नोट्स कैसे बना, सिंपल हम चार्ज को डिफाइन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को सिंपल एक लाइन में डिफाइन कर लेंगे, चार्ज को डिफाइन कर लेंगे, चार्ज के टाइप्स लिख देंगे, चार्ज का डेफिनेशन हो गया, चार्ज का टाइप्स हो गया, दोनों साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन, एंशिएंट नेम और मॉडर्न नेम, ठीक। यहां तक आ गया समझ में। उसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन उसका नोट्स बना लेंगे, जिसमें लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क, उसका एग्जाम्पल दे लेंगे, ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, फॉर्म ड्राई हेयर में किस पर पॉजिटिव किस पर, ठीक। 3 एग्जाम्पल अंबर का था, ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ फॉर्म और ड्राई हेयर। उसके बाद हमने चार्ज के फॉर्मेशन या मेथड्स ऑफ चार्जिंग में
पहला फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में हमने रब किया, रब करने से क्या मिला। और दूसरा इंडक्शन, जब इंडक्शन को डिफाइन कर लेंगे तो ये हमारा पहला एक क्वेश्चन बन जाए। आ गया समझ में? यहां तक काम कर लेना है। कल हम लोग ग्राउंडिंग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर ग्राउंडिंग से कैसे हम लोग इलेक्ट्रीफाई करें, ठीक। और यदि भूल भी जाएंगे तो वीडियो में जो बोला हुआ है वो पार्ट आप नोट करके बना लीजिए। क्लियर? आ गया समझ में? 100%। एक दो क्लास ऐसे ही होगा, फिर मैथमेटिकल जब आएगा तो लिखवाएंगे क्लास में।